हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। अभी यूपीएससी का 2025 में प्री एग्ज़ाम 25 मई को होगा और ये बहुत ही अच्छा संयोग है कि ये 25 का 25 मई को होगा। आप भी एग्ज़ाम देना चाह रहे होंगे, आप भी देने जाएंगे, तो आप ये भी चाहेंगे कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो, एग्ज़ाम में मेरे जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहे, रिजल्ट मेरे पक्ष में रहे, सकारात्मक रहे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट आपके पक्ष में रहे, सकारात्मक रहे, तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक सही मार्गदर्शन की और एक सही कंटेंट की। कंटेंट बाद में बात करेंगे, मार्गदर्शन पर अभी बात कर लेते हैं। मैं कुछ बिंदु आपको बता रहा हूँ, यदि आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आप देखना डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, बशर्ते कि आप तन मन से इन बिंदुओं पर काम करें और उतना कर जाएं, आप कितने ही बच्चों से आगे निकल जाएंगे। तो आइए बात करते हैं कुछ मुद्दों पर जो मुझे लगता है कि आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें मेरा सबसे पहला पॉइंट है सब्जेक्ट प्रायोरिटी। अभी चल रहा है जनवरी, पेपर है मई में। ये तकरीबन 5 माह का समय है या 4 मान लीजिए, कुछ समय इधर उधर भी चला जाता है। 4 से 5 माह का समय है। जैसे जैसे आप एग्ज़ाम की तरफ बढ़ते जाएंगे, प्रेशर बढ़ता जाएगा, टाइम कम होता जाएगा और सब्जेक्ट्स का जो लोड है वो बढ़ता जाएगा। तो आप शुरुआत से ही एक काम करें कि आप अपने सब्जेक्ट्स के लिए प्रायोरिटी निर्धारित कर लें, प्राथमिकता निर्धारित कर लें कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पे मैं सबसे ज़्यादा काम करूँगा, सबसे ज़्यादा रिवीजन करूँगा, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे समझ में आता है। फिर इसी तरीके से एक क्रम में सब्जेक्ट्स को लगा लें। इनका आधार ये होना चाहिए कि यदि आपको 1 घंटा मिले एग्ज़ाम से पहले और आपसे कहा जाए कि आपको अपना रिवीजन करना है सब्जेक्ट से, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। उसी सीक्वेंस में आप पढ़ाई करेंगे, उसी सीक्वेंस में आप उन सब्जेक्ट्स को अपना जो टाइम है वो देंगे। आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी निर्धारित कर सकते हैं। पास्ट ईयर के ट्रेंड और मेरे अनुभवों से जो मैंने सीखा उस पर मैं अक्सर ये जो सीक्वेंस है वो प्रायोरिटी में रखता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पॉलिटी को देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो डुएबल होते हैं, यानी कि हो जाते हैं आसानी से, समझ में भी आसानी से आ जाती है और क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तीसरा रीज़न है कि इससे क्वेश्चन भी आते ही आते हैं हर साल। एक अच्छा खासा जो संख्या है इनके प्रश्नों की वो आती है हर साल पेपर में। तो पॉलिटी इसलिए मेरी हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रहा है। दूसरा सब्जेक्ट मेरी प्रायोरिटी पर जो रहा है वो ज्योग्राफी रहा है। ज्योग्राफी में और यदि इसके साथ एनवायरनमेंट का कुछ सेक्शन मिला दिया जाए तो अच्छे खासी प्रश्नों की संख्या एक पेपर में आती है। और मैपिंग वगैरह को मिला लें तो क्वेश्चंस इतने हार्ड होते नहीं हैं, ज्योग्राफी के हो जाते हैं, यानी कि आपकी एक्यूरेसी पॉलिटी और ज्योग्राफी में काफ़ी ज़्यादा होती है। जितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें से कुछ 2-4 ही आप गलत कर पाते हैं, बाकी ठीक कर ले जाते हैं कम मेहनत के साथ। तो मेरे लिए तो यही सीक्वेंस रहा है। पहले मैंने पॉलिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, फिर मैंने ज्योग्राफी को प्रायोरिटी दी है। प्रायोरिटी जब दे रहे हैं तो हम रिवीजन में भी देंगे, हम टेस्ट में भी देंगे, हर जगह इनको प्रायोरिटी देंगे। तीसरी प्रायोरिटी मेरी हिस्ट्री के लिए होती है, हिस्ट्री में भी मॉडर्न के लिए, फिर एंशियंट के लिए। मिडाइवल बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन पढ़ के भी जाता हूँ तो सबसे लास्ट में थोड़ी बहुत, लेकिन पढ़नी है, आपको मिडाइवल भी पढ़नी है। जैसे जैसे यूपीएससी का ट्रेंड बदल रहा है, मिडाइवल से भी अच्छे खासी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लीव नहीं करना है। नेक्स्ट चीज जो मेरी प्रायोरिटी पर रहता है वो है करंट अफेयर्स। ये मेरे लिए हमेशा से बेस मटेरियल रहा है, यानी कि ये यूँ कहें कि आपकी तैयारी का जो बेसिक किताबें हैं वो सबसे बेस किताबें क्या हैं, वो ये 3 रही है। इन 3 से अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आते हैं और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, भूमिका निभाते हैं आपके मेरिट को क्रॉस करने में। फिर आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर को मैं
हमेशा से चौथे नंबर की प्रायोरिटी पर रखता हूँ। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं और इस हिसाब से भी रख सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस आते हैं, अब ये तो नहीं पता होता कि क्या क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इसमें से जो यदि आप पढ़कर जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों की या 1 से 2 साल की करंट, तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं और आप कर भी ले जाते हैं। कुछ ट्रिक्स लगाकर, कुछ अपने जो अनुभव हैं वो सब लगाकर पढ़ाई के। तो चौथे नंबर पर मैं करंट अफेयर्स रखता था। उसके बाद मैं सबको ऐसे करके एक ही लाइन में रखता था कि इन पर जो बल है वो रखना है, इन पर भी मेहनत करनी है, बट थोड़ी कम भी मेहनत होगी तो चल जाएगा। तो इस तरीके से अपनी प्रायोरिटी आप सेट करके रखें। मैं भी रखता था। तो ये मेरा एक पहला पॉइंट है, जो आप यदि 25 का पेपर देने जा रहे हैं तो अपनी प्रायोरिटी सेट रखें कि मुझे किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। और पेपर अटेम्प्ट करने में भी यही प्रायोरिटी रखनी है कि ये जो आपकी प्रायोरिटी के सब्जेक्ट हैं उनमें आपके क्वेश्चंस गलत ना हो, उन पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देकर उनको ठीक करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरीके से आप प्रायोरिटी रखेंगे तो डेफिनेटली ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आपके जो 25 का पेपर होगा, 25 मई को, 25-25। दूसरा, करंट अफेयर। दूसरा बिंदु आपको याद रखना है करंट अफेयर्स का कि मैं करंट अफेयर्स के बारे में 2 बातें बताता हूँ आपको कि यदि पॉसिबल है तो आप करंट अफेयर्स ना मंथली कर जाइए। आप करंट अफेयर्स मंथली कर जाइए। सोर्स क्या होना चाहिए, या तो आपको पता ही होगा पहले से, क्योंकि यदि आप यहाँ तक आए हैं तो आपको पता होगा, लेकिन यदि आपको नहीं भी पता है तो इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। बट आपको कोशिश करनी है कि आप मंथली करंट अफेयर्स से अपनी जो करंट अफेयर है उसको कवर करके जाएं। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मंथली करनी चाहिए, क्योंकि ईयरली में क्या है ना कि बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाते हैं वो लोग। जो न्यूज़ होती हैं करंट की, उनको बहुत ही सिलेक्ट करके ईयरली में देते हैं, उसको छोटा से छोटा रखने की कोशिश करते हैं। और इस बीच में ना कभी-कभी बहुत से क्वेश्चंस छूट जाते हैं उनसे, जो यूपीएससी पूछ लेता है। लेकिन मंथली में क्या होता है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करंट अफेयर को कवर कर जाते हैं। तो या तो वो क्वेश्चन ऐसा होगा जो किसी को नहीं आता, तो ही आपकी पहुँच से बाहर है, और यदि वो औरों को आ रहा है तो वो आपको भी आएगा ही आएगा। मंथली करंट अफेयर का ये बेनिफिट होता है। बट अगर कुछ कंडीशंस हैं कि आप नहीं कर पा रहे हैं मंथली, तो फिर ठीक है, आप ईयरली कर जाइए। बट आप कोशिश करिए कि ईयरली में आप कम से कम 2 सोर्स कवर करके जाएँ। इससे आपकी जो करंट अफेयर है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगी। कौन से 2 सोर्स होने चाहिए वो मैंने बताया कि अब अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको पता ही होगा, अदरवाइज हम अलग से बात करेंगे इस पर। तीसरा इम्पोर्टेंट बिंदु है सीसेट। यूपीएससी में क्या होता है, ये मतलब एक सामान्य नियम मान लो आप, बन गया है सामान्य नियम कि सीसेट को करेंगे बस लास्ट के 15 दिन या लास्ट के 1 मंथ। इससे बड़ा पागलपन कुछ है नहीं। एक छोटा सा सीसेट जिसमें आपको सिर्फ 27 से 28 क्वेश्चंस ठीक करने हैं, वो आपकी पूरी साल की मेहनत को खराब कर देता है। मतलब इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है क्या? फिर भी हम उसको कवर नहीं करेंगे। कवर करेंगे तो हम इसको बिल्कुल एकदम लाइटली कवर करेंगे कि आधा पढ़ लिया आधा नहीं पढ़ा, सीरियस नहीं लेंगे, उसके टेस्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? जब एक सी सेट छोटी सी चीज आपका पूरा साल बिगाड़ सकती है, पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है, तो भाई क्यों नहीं देंगे आप सी सेट को महत्व? भाई मत करिए ऐसा। इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। सी सेट को फुल इज्जत देनी है, एकदम कंप्लीट अच्छे से करके जाना है। जैसे आप जीएस करते हैं उतना ही इम्पोर्टेंस के साथ आपको सी सेट करके जाना है। याद रखिए इस बात को। कितने बच्चे हैं लास्ट टाइम पे सी सेट में अटक जाते हैं, भाई उनकी साल खराब हो जाती है पूरी। आपको साल खराब नहीं करनी है। इसको प्रिपेयर करिए और होलिस्टिकली प्रिपेयर करिए, यानी कि तीनों सब्जेक्ट पढ़िए, मैथ भी पढ़िए, रीजनिंग भी पढ़िए, कॉम्प्रीहेंशन भी पढ़िए। ऐसा ना करें कि भाई हम तो कॉम्प्रीहेंशन कर लेंगे, इससे ही आते हैं 26 से 27 सवाल, इसे करके जाएंगे तो हमारा तो हो गया सी सेट। आप बताइए किसी भी एग्जाम में, कोई भी छोटू से छोटू एग्जाम क्यों ना सही, आसान से आसान एग्जाम क्यों ना सही, क्या आप उसमें 100% एक्यूरेसी रख सकते हैं? नहीं रख सकते। और कॉम्प्रीहेंशन में एक्यूरेसी तो अपने आप में एक संदेहास्पद शब्द हो जाता है। एक ही सवाल का आप कुछ मतलब निकालेंगे, आपका दोस्त कुछ मतलब निकालेगा, और
कोई और उसका कुछ मतलब निकालेगा। तो कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी तो मतलब क्या ही कह सकते हैं, 100% तो कभी आ ही नहीं सकती। इसलिए यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, आपको नहीं आती मैथ, फिर भी आप कोशिश करिए कि मैथ पढ़िए, थोड़ी पढ़िए, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िए, लेकिन पढ़कर जाइए। ऐसे एकदम लीन मत करके जाइए कि हम मैथ की शक्ल ही नहीं देखेंगे, हम उसको चेहरा ही नहीं देखना चाहते। क्योंकि इसमें भी 6 से 7 क्वेश्चन, कभी-कभी 10 क्वेश्चन इतने नॉर्मल से आते हैं कि ना आप कर ले जाएँगे, बेसिक आपका बैकग्राउंड हो या ना हो। क्यों ना ये हलवा-हलवा चीज़ें आप समेट लें और ये आपको काम आ जाए। हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन इतना हार्ड आ जाए, आप ना कर पाएँ, बट मैथ मैथ इतना डूएबल आ जाए कि आप उसको कर ले जाएँ। व्हाई नॉट? करना चाहिए आपको भाई। वैसे रीजनिंग में होता है, रीजनिंग में कॉमन सेंस लगता है, आप थोड़ी मेहनत करेंगे और उससे बड़ा रिजल्ट पा जाएंगे। यहाँ से भी 10 से 12 क्वेश्चन आप थोड़ी थोड़ी मेहनत में निकाल लेंगे। तो इस तरह तीनों में से चुनना है भाई सी सेट निकालने के लिए। ऐसे नहीं होगा कि किसका मैथ अच्छा है तो बस मैथ के भरोसे चले गए, नहीं। मैथ अच्छा है आपका तो रीजनिंग भी करके जाइए। आप ये दोनों अच्छे हैं, फिर भी आप कॉम्प्रिहेंशन करके जाइए, कोई बात नहीं। आप मान लीजिए आपने 1 सप्ताह दे दिया, 1 सप्ताह पूरा तो नहीं देना है, 1 सप्ताह में भी आपको कुछ-कुछ घंटे देने हैं सी सेट के लिए। यदि आप दे देंगे तो आप बहुत बड़े घाटे में नहीं चले जाएँगे कि आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा छूट जाएगी। नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो समझिए, आप सी सेट की वैल्यू समझिए, पूरा साल खा जाता है। तो डोंट इग्नोर भाई, इग्नोर नहीं करना है। और तो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। मेरा अगला पॉइंट है टेस्ट का। ये काफ़ी बच्चे करते हैं, खासकर वो जिनकी तैयारी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो टेस्ट नहीं देते। और इस वजह से तो पूछो ही मत, उनको कितनी दिक्कत उन्हें उठानी पड़ती है, बट फिर भी नहीं समझते। तो मेरा अपना सजेशन है कि आप कम से कम हर सब्जेक्ट के लिए 2-2 टेस्ट दीजिए। सारे सब्जेक्ट के लिए ना दे पाएँ तो आप आपने जो प्रायोरिटी सेट किया ना सब्जेक्ट्स के लिए, आप प्रायोरिटी वाले ऊपर के 3 से 4 सब्जेक्ट जो आपकी टॉप प्रायोरिटी में हैं, उन 3 से 4 सब्जेक्ट्स के आप मिनिमम 2-2 टेस्ट दे लीजिए। बट यदि आप सारे सब्जेक्ट के 2-2 टेस्ट दे लेते हैं तो वो तो मतलब गुड एंड वेल है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप ज़्यादा भी दे सकते हैं यदि आपके पास टाइम है, बट है नहीं। यदि आप आज से और 25 मई का सपना देख रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। 2-2 टेस्ट इज़ इनफ। अगर आप सारे सब्जेक्ट के 2-2 नहीं दे सकते तो आप ऐसे करिए, टॉप प्रायोरिटी में से 3 से 4 सब्जेक्ट उठाइए, उनके टेस्ट दे दीजिए 2-2। बाकी है उनका एक-एक टेस्ट तो कम से कम देकर जाइए ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको क्वेश्चंस को हल करना आएगा, अटेम्प्ट करना आएगा, आप एग्ज़ाम टेम्पर डेवलप कर पाएँगे। मैं भी अक्सर कहता हूँ एग्ज़ाम टेम्पर डेवलप करिए, एग्ज़ाम टेम्पर डेवलप करिए। इसी से तो होगा एग्ज़ाम टेम्पर डेवलप। और विदाउट एग्ज़ाम टेम्पर के आप कर ही नहीं सकते अच्छा एग्ज़ाम, चाहे आप कितने भी नॉलेजेबल हों, क्योंकि ये यूपीएससी है, एसएससी नहीं है ना कि आपने पढ़ा जाके टिक कर दिया। आपको थिंक करना पड़ेगा भाई, वहाँ सोचना पड़ेगा। गोले भरने में दिक्कत कर देते हैं, तो आपको टेस्ट देंगे तो आपको गोले भरने हैं, ओएमआर भरनी है, वो सीखेंगे। सोचिए आपने टेस्ट नहीं दिया, वो आप थोड़ा सा कर गए पैनिक, आप वहाँ रोल नंबर गलत भराए, हो गई पूरी साल खराब। तो ऐसा नहीं करना है। मेरा सजेशन यही है, कम से कम 2 टेस्ट दीजिए पर सब्जेक्ट। नहीं आपकी आत्मा गवाही दे रही है, आपकी टॉप प्रायोरिटी के 3 से 4 सब्जेक्ट के 2-2 टेस्ट दीजिए, इसमें कोई कोताही नहीं। और जो कम प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट हैं उसमें कम से कम एक-एक टेस्ट तो आपको देना ही देना है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप समझिए, आप एक टेस्ट दे रहे हैं, हज़ारों बच्चों को पीछे छोड़ रहे हैं, एक टेस्ट दे रहे हैं, हज़ारों बच्चों को पीछे छोड़ रहे हैं। इतनी वैल्यू होती है टेस्ट की। ये नहीं कि आपको कितने नंबर आए कितने नहीं आए, बट ये कि क्या आप में 2 घंटे बैठने की क्षमता है? आप बैठ के वहाँ टेस्ट दे पा रहे हैं? है आप में क्षमता, इतनी कैपेसिटी? आपको पेपर नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आप वहाँ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं दिमाग के साथ, सवालों के साथ, तो इतना टेम्पर है आप में, वो कैपेबिलिटी है। वो कैपेबिलिटी डेवलप करनी है, टेम्पर डेवलप करना है। टेस्ट इसलिए नहीं है कि आपको मार्क्स कैलकुलेट करके बताना है दोस्तों को या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या परिवार में बताना है कि देखो आई गॉट इतने मार्क्स इन टेस्ट। उससे तो कुछ होना नहीं ना। मीनिंगफुल टेस्ट तभी है जब आप उससे अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा पाए। मैं कहता हूँ कि आप 5 फुल टेस्ट दीजिए कम से कम। 5 दे दो भाई। 5 टेस्ट देने में कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं चला जाएगा आपका, लेकिन उस टाइम के बदले जो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है ना, वो बहुत ही
मतलब कीमती है। आपको तब समझ में आता है जब आप पेपर से बाहर आते हैं कि काश दे लिए होते 2 टेस्ट एक्स्ट्रा, तो मेरे 2 क्वेश्चन गलत होने से बच जाते जो मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया था। वो पढ़ने का टेम्पर कहाँ से डेवलप होता है? टेस्ट से डेवलप होता है डेफ़िनेटली। वैसे ही आपको सीसेट के लिए भी टेस्ट देने हैं। मेरा मानना है कि आप 3 से लेकर 5 टेस्ट तक सीसेट के लिए दीजिए और अच्छे से दीजिए। इग्नोर मत करिए कि जी यस, 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 यस करे जा रहे हो, लास्ट में सीसेट में ठोक दिया आकर। नहीं, 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 ये नहीं करना है। ये तो समझदारी वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है? तो टेस्ट एकदम बढ़िया से देने और तीनों के लिए देने। सीसेट के लिए भी देने, फुल लेंथ भी देने और सब्जेक्ट वाइज भी देने हैं। और ये मैंने वही बताया कि भाई डोंट ट्राई टू इग्नोर, खासकर सीसेट को। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो फिर एग्जाम आपको इग्नोर कर सकता है, और जब एग्जाम इग्नोर करता है तो बहुत दुख होता है। इट्स हर्ट्स मोर देन ब्रेकअप। समझिए आप इस बात को। अब साल भर आप पालते पोसते हैं खुद को, खुद पर इतना काम करते हैं, और जब एग्जाम का दिन आता है तो आप छोटी सी मिस्टेक की वजह से, कि मैंने कुछ क्वेश्चन गलत भर दिए ओएमआर में, या फिर मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, या मेरी सी सेट की वजह से रह गया, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है ना। छोटी छोटी चीज़ों से मेहनती हो फिर भी छोटी छोटी चीज़ों से रह जा रहे हो, नहीं करना है। तो ये मेरी 4 चीज़ें हैं, आप इनको अप्लाई करते हैं, आप डेफिनेटली इस साल का प्री क्लियर करेंगे, और फिर मुझे बताएंगे भी आकर कि हाँ मैंने प्री क्लियर किया। समराइज कर देता हूँ, अपने सब्जेक्ट की प्रायोरिटी निर्धारित करनी है, उसी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करते समय भी ध्यान रखना है कि जो प्रायोरिटी आपकी है, जिस पर आपने ज़्यादा काम किया है, उन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस गलत ना हो। ठीक। दूसरा, करंट अफेयर्स, अगर पॉसिबल है मंथली करंट अफेयर्स करिए। अभी भी टाइम है, अभी भी आप कर सकते हैं मंथली। ईयरली पीटी 365 ऐसी वगैरह के पीछे जब तक मत भागिए जब तक आपके पास कोई मजबूरी ना हो। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो ईयरली कर जाइए, इट्स ओके, बट कम से कम 2 सोर्स करके जाइए, क्योंकि ये यूपीएससी है, इसको प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल, कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए कम से कम 2 सोर्स पढ़िए, और मंथली पढ़ के जाते हैं आप, तो ये मानिए कि उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। वहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे वो या तो सबकी पहुँच से बाहर होंगे, और यदि वहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तो कम से कम आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा उस बारे में। तो बिल्कुल भी झिझकना नहीं है, डाउट में नहीं रहना है। मंथली इज द बेस्ट ऑप्शन, अनुभव से बता रहा हूँ। तीसरा बताया मैंने, सी सेट का लाइट नहीं लेना है और बराबर काम करना है। जितना सी सेट पर काम किया है, जितना जीएस पर काम किया है, उतना सी सेट पर भी करना ही करना है। और चौथा मैंने बताया टेस्ट, कि आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट जरूर दीजिए, नॉट फॉर मार्क्स बट फॉर टेम्पर। याद रखिए इस शब्द को, टेम्पर बहुत काम आता है ये ओएमआर भरने में, क्वेश्चंस को पढ़ने में। नोट लिखा है, नहीं पढ़ा, गलत टिक कर दिया, है ना, कैसे अटेम्प्ट करना है। तो बस इस सेशन में यही, आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा, और हज़ारों लाखों स्टूडेंट से आगे निकलेंगे। धन्यवाद।